नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ग्लोबल उठापटक और टेंशन्स के बीच भारत को एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है। हम जैसे विकसित भारत के सफर में आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमएसएमईज की भूमिका काफी खास रहने वाली है और इसमें खासकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का रोल भी अहम होगा। बदलते दौर में इसी क्षेत्र की नब्ज का जायजा लेंगे और आगे की राह तलाशेंगे। हमें आज के सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं राजा एम षणमुगम, पास्ट प्रेसिडेंट तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, नॉन ऑफिशियल मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रेड, और साथ ही मौजूद हैं राजीव चावला, चेयरमैन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं राजीव जी के साथ। राजीव जी, भारत में इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर देखा जा रहा है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है। ये 10 राज्यों में काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं और इनसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। आप इन डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं? इससे किस प्रकार की उम्मीदें हैं और क्या इसको लेकर आपका कोई सुझाव भी है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगातार सरकार का फोकस रहा पिछले कई वर्षों से, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है जीडीपी में, वो आज की डेट में 17% के आसपास ही। और अब सरकार ने एक टारगेट लिया है कि इसे कम से कम 25% तक इस शेयर को लाया जाए, जो कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा हो। हालांकि एमएसएमईज का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 40% शेयर ऑलरेडी है और इसी से पता चलता है कि एमएसएमई सेक्टर की बहुत ही अहम भूमिका है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दौर में। लेकिन पिछले 10 वर्ष में अचानक सरकार का बहुत बड़ा फोकस रहा मेक इन इंडिया के लिए, और सरकार ने बहुत से कदम उठाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में बहुत सारी चेंजेस। खास तौर पे जो हमारी पीएलआई स्कीम आई और आत्मनिर्भर स्कीम आई, तो इसने फिर से एक बार एमएसएमई सेक्टर को, जिसमें विशेष मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी भूमिका है, उसके लिए काफी काम किया। अब वक्त है भारत को मैन्युफैक्चरिंग को इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करने का, एमएसएमईज को और ज्यादा मौका देने का। तो सरकार का फोकस है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो भी हाल ही में स्पेशली इस बजट में जो 10 सिटीज में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को बनाने की बातचीत की है, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बात की है, तो मुझे लग रहा है कि सरकार का फोकस लगातार है और स्टेट्स भी अगर अपनी पॉलिसीज को एमएसएमईज के साथ अलाइन कर लेंगे और सरकार भी राष्ट्र स्तर पर एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अगर बनाती है, तो मुझे लगता है निस्संदेह हम 25% के टारगेट को पूरा करने में कामयाब होंगे। तो राजीव जी, आप बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी कैसे बढ़ सकती है। आइए अब षणमुगम साहब का रुख करते हैं। मिस्टर षणमुगम, लैंड और इंडस्ट्री के इंफ्रा इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाने की बात है। इसमें प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज मौजूद रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए ऑपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? आपकी राय? This is a long time expected move towards the development of industrial activities and industrialization altogether. Because this is a Chinese model, I hope so, and in which this is going to be a game changer for the industrialization as well as growing the industry taking the industry to the next level. So otherwise, we would get self-defeated because of our lacunas only. So these are the steps are very much awaited for a long time, and at least now the government has come forward to take these initiatives, which is very supportive to the industry, existing industries, as well as for the startups which are going to come up in the future. मिस्टर षणमुगम, बजट में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डॉर्मेट्री टाइप अकोमोडेशन, रेंटल हाउसिंग की बात रखी गई। क्या आप मानते हैं वॉक टू वर्क जैसी सुविधाएं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए एक अहम कड़ी हो सकती हैं? आप इस पहलू को कैसे रीड कर रहे हैं? Obviously, sir, because the walk-to-work facility need to be provided to the industrial hubs, which is already in functioning, and the new hubs which are envisaged to come up in future.
and also it is going to reduce a lot of carbon emissions because of transportation, which is much required. So it is having a win-win situation for all the stakeholders in a very, very, very better way. And this is going to be a real another game changer. I thank the government officials, those who have visualized and made this as a policy for the future. I think this is going to be a very, very forward step, good step, which is going to help all the stakeholders equally, industry owners as well as workers as well as the environment. Equally, it is going to do justification in all wanted parameters. तो यानी षणमुगम जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ये सभी स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन रहेगा। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई। इसमें मशीनरी इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए टर्म लोन्स बिना कोलैटरल देने की सुविधा है। इससे एमएसएमईज को सपोर्ट तो मिला है, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन को और कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, कोलेटरल फ्री स्कीम जो एमएसएमईज के लिए बनाई गई थी और जो कि लगातार कई सालों से चल रही है, सीजीटीएमएससी ट्रस्ट जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है, जो इसकी गारंटी को लेता है। पहले इसकी लिमिट 1 करोड़ थी, इसको फिर बढ़ा के 2 करोड़ कर दी गई और पिछले वर्ष इसे बढ़ा के 5 करोड़ तक कर दिया गया। तो आज 5 करोड़ तक के लोन सीजीटीएमएससी ट्रस्ट उसकी गारंटी लेता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाहे तो इसका फायदा उठा सकता है। हालांकि ग्रास रूट पे अभी भी बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत से एमएसएमईज हैं जो आज भी ये बताती हैं कि किस तरह से उनको दिक्कत आती है और उन्हें बिना कोलेटरल के लोन्स मिलने की संभावना ग्रास रूट पे बहुत कम है। लेकिन फिर भी हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि इस स्कीम ने हजारों एमएसएमईज को जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उसमें बिना कोलेटरल के लोन दिया है। दिक्कतें हैं ग्रास रूट पे इंप्लीमेंटेशन में, ये बैंक लेवल पे ये ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये फोकस लगातार रहा और बहुत से एमएसएमईज इसका हिस्सा उठा रहे हैं। जहां जैसे जैसे हम आज फिनटेक कंपनीज की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बात कर रहे हैं, हालांकि उसका फायदा ट्रेड भी और सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग तीनों सेक्टर्स उठाते हैं, लेकिन फिर भी आज उसके माध्यम से इस तरह के लोन्स जल्दी मिल रहे हैं। इस बजट में सरकार ने एक अलग से गारंटी फंड ट्रस्ट को स्टार्ट करने की बात की है, जो कि 100 करोड़ तक के लोन एमएसएमईज को बिना कोलेटरल के उपलब्ध कराएगा। अब जाहिर है कि इसका फायदा तो माइक्रो और स्मॉल नहीं बट मीडियम सेक्टर लेगा, और जो कि हमारी इनहेरेंट डिमांड भी थी कि जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है माइक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम और मीडियम से लार्ज, तो उनको यहां पर मीडियम सेक्टर उसका फायदा बिल्कुल नहीं उठा पा रहा था। तो एक लेवल पर आकर अगर किसी का ऑलरेडी 5 करोड़ का लोन है और अगर उसको और 5 करोड़ या 10 करोड़ का चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट और लगाना चाहता है इस तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में, तो अब उसके लिए भी एक स्कीम है। मतलब यह है कि कोलैटरल फ्री लोन्स का दायरा बढ़ने से मीडियम एंटरप्राइजेस भी नई संभावनाएं टैप करने के लिए आगे बढ़ सकती हैं। मिस्टर षणमुगम, देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, जिस बात का राजीव जी जिक्र कर रहे थे, वो काफी लंबे अरसे से स्टैग्नेंट है। आप इसको किस तरह एनालाइज करते हैं? So my wish is that we have to come out of the legacy set by the Britishers, and my wish is that the hubs, industrial hubs, for example, Tirupur, which has come out of on its own strength as an organic grown cluster, and right now it has become a network capital of the entire country. And my wish is that the board-like structures need to be established in the performing clusters. For example, Tirupur deserves to have a network board in place. And right now, and also like that, home textile board could be established at Karur, and Bhuvan textile board could be established at Ichal Karanji. Carpet board could be established at Kashmir. So likewise, we have to identify the hubs properly, and there the facilitating center has to be provided, which would help the policymakers to frame out policies, and thereby the acceleration of the particular industrial segment would be seen.
India is blessed with cotton growing, the first and the biggest cotton growing country in the world. And it is the youngest nation in the world, having 65% of its population below 35 years. And now the technology is open secret across the globe. These Right, three sir. are the major ingredients to run this industry. I wish that we want to improvise our contribution to GDP through manufacturing activities. We need to redo visit to these areas and have to correct all these anomalies. मतलब कि बदलते माहौल में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा, जिसमें परफॉर्मिंग क्लस्टर्स में बोर्ड की तरह स्ट्रक्चर सेटअप किए जाएं। तो राजीव जी, ऐसे में हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भागीदारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं? चाइना +1 के तहत मौके तो आ रहे हैं, लेकिन स्केल, स्पीड, स्किल पर आप क्या नजरिया रखते हैं? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे देश में लाखों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पर लाखों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बाहर आते हैं। तो ऐसे में उनके करिकुलम को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें वर्कफोर्स फ्यूचर रेडी तैयार करनी होगी। साथ ही साथ कॉमर्स में लेके, जैसे हमारे बहुत सारे अभी जिक्र हो रहा था, हमारे ईईपीसी हैं या गवर्नमेंट के और बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, उन्हें अपना एक काम करना पड़ेगा। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स को का बहुत अहम कदम है, क्योंकि इंडस्ट्री अल्टीमेटली स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, लैंड प्रोवाइड करनी है, पावर, रिसोर्सेज, सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करनी है। और जैसा कि अब हम देख रहे हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज है, कि हर स्टेट गवर्नमेंट एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाना चाह रही है एमएसएमईज के लिए, खास तौर से जो कि इन चीजों को बढ़ावा दे। और रैंप स्कीम जो केंद्र सरकार ने बनाई, जो 6,000 करोड़ की स्कीम है, वो हर स्टेट्स को ये फंडिंग दे रही है कि एमएसएमई सेक्टर को और बढ़ावा दे। पीएलआई स्कीम को और ज्यादा अलाइन करने की जरूरत है एमएसएमई सेक्टर के साथ। एम्प्लॉयमेंट को लेके और स्पेशली लेबर को लेके लॉज में बहुत ही मिनिमल चेंजेस हुए हैं। तो अब ये निटी ग्रिटीज पर काम करने की जरूरत है कि हम कैसे आसानी से फायर के एनओसीज, फैक्ट्री के लाइसेंसेस और पॉल्यूशन के सीटीई और सीटीओ, खास तौर से मैं इन 3 विषयों के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि पूरे देश में आज लाखों मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज हैं जिन्होंने अपने दम पर अपना कदम रखा है, लेकिन वो शायद एक नॉन कंफॉर्मिंग एरिया में है या कुछ नॉन कंप्लायंट हैं बिकॉज ऑफ दीज पैरामीटर्स, क्योंकि ये चीजें उपलब्ध नहीं है। तो सरकार अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अब फैक्ट्री लाइसेंसिंग और पोल्यूशन सीटीओज के साथ जोड़ेगी, जैसे कि जेड स्कीम ऑलरेडी है, लेकिन जेड स्कीम ने आज भी सीटीओ को रिप्लेस नहीं किया है। इसके बाद अगर हमें रेवोल्यूशन लाना है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो हमें फंडामेंटल चीजों पर अब काम करने की जरूरत है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हम सीटीओ का मिलना आसान कर दे, फायर एनओसी का मिलना लाइसेंस कर दे, और सबसे बड़ी चीज फैक्ट्री लाइसेंसेस आसानी से मिल सके। गवर्नमेंट की भी जो इक्विटी फाइनेंस स्कीम्स हैं, जैसे मदर ऑफ फंड्स एक गवर्नमेंट ने बनाया, उसका फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिल्कुल नहीं मिल रहा। आज अगर आप देखें तो केवल न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज और न्यू स्टार्टअप कंपनीज में ही वो फंड्स जा रहे हैं। आज मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई जो तेजी से बढ़ रही हैं, उन्हें भी इक्विटी फंडिंग की जरूरत है, और वो डेट फंडिंग पे केवल निर्भर ना हो। तो अगर हम इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे तो निस्संदेह हम आज न केवल 25% का अपना टारगेट जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का पूरा कर पाएंगे, बल्कि उसको फार एक्सीड करेंगे। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता मिले, ताकि यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को अगले चरण पर ले जाने के लिए कदम उठा सकें। तो इसी के साथ हम एसएमई एक्सप्रेस में ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बात स्किल्स की और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं राजा एम षणमुगम और राजीव चावला। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर षणमुगम, एमएसएमई सेक्टर करीब 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान करता है। इंडस्ट्री 4.0 एआई के इस दौर में नए हुनर की जरूरत है। ऐसे में अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर
आपकी क्या राय होगी? Things are getting very changed in this AI era. Lot of updations and upgradations are happening on all fronts. So obviously we have to upskill the existing skill force by all means in warfoot manner to make them to get used to the new versions of new version technologies and the machineries using that. So all those things are very much required to accelerate the growth of the MSME sector altogether. And moreover, the policy support is also very much required, as it has been elaborated by Rajiv ji, that for startup factories, the equity funding support through government system is very much required, because otherwise the startups will face a lot of trouble in sourcing their money. Reskilling is also and upskilling is also very much required for the existing hubs like Tirupur, like Ludhiana or Kanpur, whatever the chosen and already proven industrial hubs. It requires such kind of support, because otherwise they didn't equip themselves to the modern version of technologies as well as the machines. The productivity is will obviously drop down, and which would affect the economy altogether. And also it would blunt our competitive edges, which is much required in the global market. So all these factors need to be well addressed well in time. That is my wish. आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। राजीव जी, पावर कॉस्ट एमएसएमईज के बड़े खर्चों में शामिल है। बदलते दौर में जब सस्टेनेबिलिटी पर जोर है, नेट जीरो के मोर्चे पर एमएसएमईज की बड़ी भूमिका है, तो ऐसे में क्या स्मॉल बिजनेसेस इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की अहमियत को समझ पा रहे हैं? जैसे अभी तक हम ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंट पहलू मानते थे किसी भी सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, आज मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल नया पहलू है वो है सस्टेनेबिलिटी। भारत सरकार कमिटेड है 2070 तक नेट जीरो एमिशन पर आने के लिए, और इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में बहुत से लॉज जो सस्टेनेबिलिटी लॉज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डीजल जनरेटर्स, पुराने डीजल जनरेटर्स पर कंप्लीट बैन है दिल्ली एनसीआर में। उसी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं, बॉयलर्स हैं, फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उस पर कंप्लीट बैन एरिया वाइज लगता जा रहा है। तो लगातार सस्टेनेबिलिटी पे गवर्नमेंट के लॉज बने हैं, और आगे आने वाले समय में हम और लॉज देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए ग्राउंड वाटर अथॉरिटीज बना दी गई हैं, और धीरे धीरे सस्टेनेबिलिटी का फोकस तो बढ़ता ही रहेगा। और दिल्ली में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 CAQM एक बॉडी है जो इस चीजों को मॉनिटर कर रही है। तो ये एक चैलेंज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हमेशा बना रहेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉस्ट ऑफ एंट्री हैज बिकम वेरी हाई। आज कंप्लीट कंप्लायंसेस करनी होती हैं, ऑडिट्स करने होते हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस चाहिए किसी भी ग्लोबल सप्लाई चेन में आने के लिए। लगातार उसमें ऑडिट्स होते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, उनकी लेबर प्रैक्टिसेस, उनकी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, उस पर एनुअली रिपोर्ट जाती है। चाहे वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस भी हैं, अगर वो किसी लार्ज कंपनी के अगर सप्लाई चेन में है तो उन्हें भी उसका हिस्सा माना गया है। और हमारे लार्ज कस्टमर्स लगातार सस्टेनेबिलिटी पे हमारे साथ काम ले रहे हैं, और इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने इंसेंटिव्स भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल यूपी ने हाल ही में गैस जेनसेट्स के लिए एक सब्सिडी की घोषणा की है। उसी तरह केंद्र सरकार ने 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स लेके आए हैं, गिफ्ट एंड स्पाइस। गिफ्ट स्कीम में 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजीज। स्पाइस स्कीम में कैपिटल सब्सिडी मिल रही है फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। तो केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ स्कीम्स आ रही हैं।
विभिन्न राज्य सरकारें भी इन स्कीम्स को लगातार आगे लाके दे रही हैं। बट सस्टेनेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आज गवर्नमेंट से भी ज्यादा हमें हमारे कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल कस्टमर्स हो या इंडियन डोमेस्टिक कस्टमर्स हो। तो ये एक चैलेंज है जिसे हमें समझना होगा, और लगातार इस पर सरकार की सपोर्ट भी चाहिए होगी, और एमएसएमईज को इसके लिए तैयार होना ही होगा। मिस्टर षणमुगम, लास्ट वर्ड आपसे। तिरुपुर की इंडस्ट्री ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर काफी काम किया है, ऐसे में आप सस्टेनेबिलिटी पर एमएसएमई इंडस्ट्री को क्या कहना चाहेंगे? कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने की प्रक्रिया को कैसे एक्सेलरेट किया जा सकता है? Which is now as a buzzword in the global arena. So across the globe now sustainability has been given such much of weightage, and everyone started talking about it. But fortunately, Tirupur has taken a forward step a long back, and we have achieved zero liquid discharge practice for the processing units, and thereby it has been combinedly it has been addressed the sustainability factor as well as the conservation of water, what is so much required. So that has been done, and even on the power segment also we have installed more than 5 times more than what we consume as a green energy through solar and wind energy installations. So these are the forward steps taken by government, taken by Tirupur industrialists on their own. But from the government side, we wish that because right now the targets have been kept at front, and all the MSMEs need to be handheld to achieve that goal what has been set for ourselves. And thereby the government need to come with economic support also to address this issue in a combined way. Because the thing is that just making an objective and leaving it on its own is not going to work at all. And government has to come forward with such much of supportive policy for helping the MSMEs by understanding their economies and helping their MSMEs to catch up to the need of the day. So now actually we have to come collectively. We have to think on this line, and we have to be progressive, definitely, because otherwise we would be dropped out in the global market altogether. So that is the situation what is looming around. तो एसएमई एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के तमाम आयामों पर विस्तार से बात करने के लिए, ग्राउंड रियलिटी से रूबरू कराने के लिए और न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग पर नजरिया देने के लिए राजा एम षणमुगम, पास्ट प्रेसिडेंट तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, नॉन ऑफिशियल मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रेड, और राजीव चावला, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया, आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।